दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का सेहतनामा कार्यक्रम। सेहतनामा कार्यक्रम के लिए आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर आनंद अंबेसंगे को। आप हैं डायबिटीज और हार्ट डिजीज के विशेषज्ञ। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर आनंद अंबेसंगे से अपनी रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। डॉक्टर आनंद, आपका स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम आज सेहतनामा कार्यक्रम में डायबिटीज यानी मधुमेह के बारे में बात करेंगे और साथ में दिल की बीमारियों के बारे में यानी हार्ट डिजीज। तो हमें सबसे पहले बताइए कि डायबिटीज यानी मधुमेह क्या है और इसके लक्षण क्या हैं? डायबिटीज अक्सर बहुत सारी चीज़ों से बनता है, कोई एक कारण उसका हम बता नहीं सकते हैं। जैसा कि एज ग्रुप है उसके मुताबिक भी उसके अलग अलग कारण होते हैं। जैसे कि बच्चों में जो डायबिटीज़ पाया जाता है वो इंसुलिन की बिल्कुल मात्रा उसमें बिल्कुल ना के बराबर होने से होता है, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। और जो बड़ों में पाया जाता है उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं, जो यूजुअली इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है बट इतनी कम नहीं होती जितने की बच्चों में पाई जाती है। वहाँ एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ताकि बॉडी में इंसुलिन बनता तो है लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। और इसके कारण होता है मोटापा, बराबर से जो खाना पीना या रहन सहन में जो चूक होती है उससे भी ये डायबिटीज़ बनता है। और कई फैक्टर्स और हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर है, फैमिलियल, जिनके माँ बाप को डायबिटीज़ है उनके बच्चों को डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत अधिकतर होती है। तो ये कई कारण हैं जो कि डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2 जिसके प्रकार हैं। इसका इलाज किस तरह से किया जाता है ये भी बताइए। अभी जो बच्चों में डायबिटीज़ पाया जाता है उसका इलाज तो केवल इंसुलिन है, क्योंकि उसके लिए कोई दवा अभी तक बनी नहीं है, क्योंकि इंसुलिन उनको ज़िंदगी जीने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। बिना इंसुलिन के वो लंबा जी नहीं पाएंगे। तो ये बच्चों के लिए है। मेनली हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो एडल्ट टाइप ऑफ डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज जो बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट फ्रॉम लाइफस्टाइल चेंजेस टू मेडिसिन्स टू इंजेक्शंस टू न्यूअर थेरेपीज, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, हमने मधुमेह के बारे में चर्चा शुरू की है और मधुमेह एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत विस्तृत जानकारी श्रोताओं को चाहिए होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सजगता अभी भी नहीं है डायबिटीज़ के बारे में। तो हमें बताइए कि मधुमेह नामक जो बीमारी है बच्चों में ज़्यादा पनप रही है आजकल, तो बच्चों में इसकी वजह क्या है? आपने बड़ों के लिए बताया कि मोटापा होता है, तो क्या वजह है और क्या कुछ किया जाए कि बच्चों में मधुमेह नामक बीमारी ना दस्तक दे? इसको हम लाइफस्टाइल डिसीज भी कहते हैं, क्योंकि आजकल जो बच्चों में या कम उम्र में पाया जाता है, हमने जो टाइप 1 और टाइप 2 का डिस्कशन किया ये उसके कहीं बीच बैठता है, ताकि बहुत छोटे बच्चे नहीं, हम जो बात करें वो 20 और 30 साल के दरमियान के बच्चों की बात करें, जो यंग एज ग्रुप है बिटवीन 20 एंड 40। तो इसमें ये मेनली लाइफस्टाइल की वजह से होता है। रॉन्ग लाइफस्टाइल, कम एक्सरसाइज करना या कम कसरत करना जी। आजकल फास्ट फूड का ज़माना हो गया है, तो सारी चीज़ें जो हम लोग खाते हैं उसमें कैलोरीज ज़्यादा मिलती हैं। खाना तो आप वैसे क्वांटिटी में कम खा लेते हैं बट उसी में आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिल जाती है, जिससे कि मोटापा बढ़ता है। और कसरत की कमी के कारण बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है, मतलब इंसुलिन बनता तो है बट आपकी टिश्यूज वो आपको यूटिलाइज नहीं करने देती जी। तो इसलिए डायबिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कम उम्र में। तो इसके लक्षण क्या है, क्या तकलीफ होती है डायबिटीज में? सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि इसके लक्षण बहुत बार कुछ नहीं होते हैं। जब तक आपको इसको टेस्ट करके देखते नहीं तब तक बहुत बार इसका पता नहीं चलता है, और पता तब चलता है जब बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद जैसे कि ज़्यादा पेशाब होना बार बार, या वजन घटना, या थकान होना, कभी कभी इन्फेक्शंस हो जाते हैं। उससे जब वो टेस्ट करने आते हैं पेशेंट तब पता चलता है कि इनको डायबिटीज है। तो इतनी यंग एज ग्रुप में मोस्टली इनके ज़्यादा से सिम्टम्स या लक्षण पाए नहीं जाते हैं, बट सिम्टम जब आते हैं तो तब डायबिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। इसलिए जिनकी फैमिलीज में डायबिटीज़ है उनके बच्चों को आपको फ्रीक्वेंटली शुगर चेक करते रहना चाहिए, कम से कम साल में एक बार तो मिनिमम करना चाहिए। जिनके फैमिलीज में डायबिटीज़ हो या जिनको मोटापा हो, इन्होंने कम से कम साल में एक बार शुगर चेक करना ज़रूरी होता है, ताकि इसको हम जल्दी डायग्नोज कर सके और ट्रीटमेंट भी इसका जल्दी हो सके जी। हमारे श्रोताओं को बताइए कि डायबिटीज़ की जांच के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से जांच पद्धति है? उसका सबसे सिंपल और सबसे सीधा तरीका है ब्लड शुगर टेस्टिंग करना, और वो खाली पेट कर सकते हैं और खाने के 2 घंटे बाद कर सकते हैं जी। और एक टेस्ट है जिसको हम लोग
HbA1c कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जो कि पिछले 3 महीने का डायबिटीज का एवरेज बताता है आपको। अच्छा। तो उसके लिए आपको फास्टिंग की जरूरत भी नहीं है, खाली पेट रहने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं और इसका रिजल्ट आपको दूसरे दिन मिल जाता है। और इसकी मात्रा अगर 6.5 से ऊपर हो तो उसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं। तो मतलब ये जो रिजल्ट आए तो उसके बाद डायबिटीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, इलाज करना चाहिए। और हमें इस वक्त चाहिए कि हम अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवा दें। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं? आज मौसम बड़ा बेईमान, लोफर फिल्म का गाना है, तो चलिए सुनते हैं यही गाना। काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आज मौसम
मेरी जीने दे, चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है। आज मौसम, ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम, आज मौसम, ओ आज मौसम, आज मौसम। डॉक्टर साहब, डायबिटीज यानी मधुमेह के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी फिलहाल, और दिल की बीमारियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बताइए कि मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनके कुछ लक्षण आपने बताए, तो क्या मधुमेह के कारण, डायबिटीज के कारण त्वचा संबंधी समस्याएं भी होती हैं, बीमारियां भी होती हैं? जी बिल्कुल, त्वचा संबंधी बीमारियां बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं, और सबसे कॉमन इसका है जो फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम लोग दाद, खाज, खुजली इस तरीके से मतलब लोग कहते हैं इस बात को। तो ये बहुत कॉमन है, क्योंकि डायबिटीज जब बढ़ता है तो बॉडी में आपके शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि स्किन के अंदर कीटाणु या फंगल इन्फेक्शन की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इससे दाद या रिंगवर्म होना ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा। और जेनेटल इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, प्राइवेट पार्ट में खुजली आना, तो इसको हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। बहुत बार इसी से डायग्नोसिस पता चलता है कि इनको डायबिटीज़ है, क्योंकि वो कुछ और रीज़न के लिए हमारे पास आते हैं, बट हम सस्पेक्ट कर दे तभी इन्फेक्शन इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, और शुगर टेस्ट करते हैं तो पाया जाता है कि इनको डायबिटीज़ है। इसके अलावा भी स्किन की बहुत सारी चीजें उनको, मतलब जो खुजली होना, खुश्क स्किन हो जाती है जिससे खुजली आती है, और केवल शुगर बढ़ता है तो भी आपको स्किन में खुजली होती है। तो ये दो बहुत कॉमन चीजें हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो कि स्किन पतला हो जाना या स्किन में जलन होना, ये सब थोड़ा लेट डायबिटीज में सिम्टम्स आते हैं। जी जी। और मधुमेह के रोगियों को हृदय रोग का खतरा कितने प्रतिशत रहता है? बहुत ज़्यादा कहूँगा मैं, क्योंकि ये लगभग जो नॉर्मल आदमी है उससे 2 गुना तो कम से कम उसका प्रतिशत ज़्यादा है। और एक बात है कि एक बहुत कम उम्र में इनको हार्ट की शिकायत हो सकती है डायबिटीज़ के मरीजों को। इसके लिए डायबिटीज़ के साथ साथ हार्ट की भी आपको जो है मतलब हर साल चेकअप करते रहने बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कम से कम एक कार्डियोग्राम आपको हर साल में करना चाहिए, साथ में कोलेस्ट्रॉल भी चेक होना चाहिए और ब्लड प्रेशर। ये दोनों तीनों चीज़ों से आप ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की कंट्रोल से, हार्ट डिसीज से काफ़ी कुछ हम लोग बच सकते हैं। जो डायबिटीज की चर्चा आपने की, तो किस तरह की डायबिटीज से किस तरह की तकलीफें होती हैं, हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि कितने प्रकार होते हैं डायबिटीज के। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि टाइप 1 और टाइप 2, हम जो आज बेसिकली जो बात करें वो टाइप 2 डायबिटीज, जो कि एडल्ट डायबिटीज है। अब एडल्ट का मतलब कम से कम 20-25 साल के बाद जो बनने लगता है उसको हम एडल्ट डायबिटीज बोलते हैं। उससे जो पहले मैंने कहा कि सिम्टम, बहुत सारे लोगों में तो सिम्टम होते नहीं है। जब सिम्टम आने लगते हैं दैट इज अ वार्निंग साइन कि आपको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्किन में खुजली होना या ज़्यादा पेशाब होना, वेट घटना, थकान होना, ये सब उसके लक्षण हैं। जब उसके बाद आप जब उसकी ट्रीटमेंट चालू करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ट्रीटमेंट चालू करने के बाद 2-3 महीने में पेशेंट को बहुत आराम मिल जाता है। और उसके बाद शुगर रिपोर्ट एक बार थोड़ी ठीक आने लगी तो अपना लाइफस्टाइल वो फिर से वही अपनाना चाहते जो पहले था। कसरतें बंद हो जाती हैं, फिर डॉक्टर के पास जाना भी बंद हो जाता है। फिर 1-2 साल के बाद फिर वो उसी मतलब लेवल पे डायबिटीज आ जाती है जब उसने शुरू की थी। तो सबसे बड़ा अपने देश में दिक्कत यह है कि लोग रेगुलर फॉलोअप नहीं करते डॉक्टरों के साथ। इससे बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 2-3 साल का गैप जब हो जाता है तो आपकी दवाइयाँ जो पहले काम करती थी वो इतने अच्छी तरीके से बाद में काम नहीं करती हैं। आपको ज़्यादा दवाई खानी पड़ती है, फिर इंसुलिन की ज़रूरत भी आने लगती है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि एक बार डायबिटीज शुरुआत हो गई तो उसके बाद हर 2-3 महीने में आपको शुगर चेक करके आपके डॉक्टर के साथ आपको सलाह करके ही दवाइयाँ कम या ज़्यादा करनी चाहिए। अपने मन से दवा बंद करके
लोग फिर भटकने लगते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी एडवाइजेस मिलती है कि अमुक नेचुरोपैथी है, इसका ये होम्योपैथी, एलोपैथी और बहुत सारी चीज़ों में लोग खो जाते हैं जी, ताकि उनको गोलियों से बचने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली होता यह है कि उनका डायबिटीज काफी बढ़ जाता है और तभी उनको गोलियों की मात्रा भी ज्यादा लगने लगती है। तो ये अभी आपने कहा डायबिटीज बढ़ जाता है, तो हमने कई बार सुना है लोगों को कि शुगर लेवल एकदम घट गया, मतलब डायबिटीज घट गया है, डायबिटीज बढ़ गया है। तो ये क्या है, संतुलन किस तरह से बनाना चाहिए? जो डायबिटीज के रोगी हैं वो किस तरह से इसका बैलेंस बना के रखें? कम शक्कर खाएं कि ज्यादा शक्कर खाएं, क्या है? डायबिटीज घटने का कारण ये होता है कि आपने अगर दवा ली है और बराबर आपने ठीक से खाना नहीं खाया हो, तब डायबिटीज आपका लो हो सकता है जी। इसके लिए आपको नियमित रूप से खाना, उसी टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी है। जब आप गोली लेते हैं तो उसके साथ में आपका खाना भी नियमित होना चाहिए, तब आप इन चीज़ों से बच सकते हैं जी। जब शुगर बहुत उतर जाती है, बहुत कम हो जाती है, उस टाइम पे आपको शुगर खाना चाहिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा लो शुगर होके बेहोशी ना हो। बस उसी टाइम पे आपको शुगर खाना है। हर टाइम आपको ज़्यादा शुगर खाने से तो नुकसान हो जाएगा जी। मतलब जो डायबिटीज के मरीज हैं वो बाकी समय शक्कर ना खाएं, शुगर ना खाएं। और कितने खतरे होते हैं जब डायबिटीज लो हो जाता है? नॉर्मली शुगर बाय डेफिनेशन, जो मेडिकल लैंग्वेज में डेफिनेशन है, लेस देन 70 मिलीग्राम से आपका शुगर कम हो जाता है, जो आप घर में ग्लूकोमीटर से भी जांच कर सकते हैं या लैब में भी कर सकते हैं। तो बिलो 70 आपको उसको लो शुगर कहते हैं। बट 40 से जब कम होने लगती है शुगर, 40 से, तो आपको बेहोशी का खतरा बहुत ज़्यादा बनता है। और उससे भी ज़्यादा अगर घटती है तो आपका ब्रेन में डैमेज भी हो सकता है, जिससे कि मेमोरी लॉस या कोमा जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप हार्ट में या ब्रेन में स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। अब ये जो आपने कहा है कि मेमोरी लॉस हो सकती है, ब्रेन स्ट्रोक, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक गाना सुन लेते हैं। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं? कांटों से खींच के ये आंचल, गाइड फिल्म का गाना है। सुनते हैं यही गाना। आज फिर मरने का इरादा
डॉक्टर साहब, आपने गाने से पहले ब्रेन स्ट्रोक के बारे में चर्चा की, तो ब्रेन स्ट्रोक क्या है ये हमारे श्रोताओं को बताइए कि किस तरह से अटैक करता है और किस तरह से खतरनाक होता है। ब्रेन स्ट्रोक अक्सर उसके कारण वही है जो हमने अभी डिस्कस किया, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और बढ़ती उम्र, ये 3-4 कारण है, और स्मोकिंग या धूम्रपान। इससे ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट दोनों के रिस्क फैक्टर लगभग वही है जी। तो बढ़ती उम्र से होता है, कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने से, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, इसके ये 4 कारण मेन हैं। तो इससे स्ट्रोक होते हैं। बट जब शुगर लो हो जाती है और आपको अगर ब्रेन के अंदर आपका ब्लड सर्कुलेशन पहले से कम है, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल भी है, डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, या आप स्मोक भी करते हो, तो आपकी धमनियों में ब्लॉकेज बन जाते हैं। वो ब्लॉकेज आपका 60, 70, 80% हो सकता है जो आपको पता नहीं है। पर जब शुगर घट जाती है तो वो 70% वाला ब्लॉकेज भी आपको तकलीफ दे सकता है, क्योंकि पहले से ही ब्लड सर्कुलेशन कम है और उसमें आपका शुगर भी लो हो गया है। तो उस भाग में ब्रेन के जहां आपको ब्लड सर्कुलेशन भी कम है और शुगर भी कम हो जाती है, तो वहां डैमेज हो जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप आपको पैरालिसिस हो सकता है। ये यूजुअली बहुत ज़्यादा उम्र में पाया जाता है। बहुत यंग लोगों में ये होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि उनके ब्लॉकेज नहीं होते हैं। तो ये ब्रेन स्ट्रोक और लो शुगर खास करके बढ़ती उम्र में 65-70 की उम्र के बाद इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा लो शुगर से इवन मौत का भी खतरा रहता है। तो इसलिए हम लोग जब उम्र ज़्यादा बढ़ जाती है तो शुगर कंट्रोल के लेवल्स उनके लिए अलग रखते हैं। उनको इतना ज़्यादा शुगर कंट्रोल हम लोग नहीं करते जितना कि यंग एज में, क्योंकि यंग एज में आप शुगर कंट्रोल करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। बट आप 65-70 में बहुत ज़्यादा शुगर कम करने की कोशिश करेंगे तो उस आदमी को नुकसान हो सकता है। तो हमारे दोनों की ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग लेवल और उनके तय हैं, उसके मुताबिक ही हम लोगों को मेडिसिन भी ऑल्ट्रेशन करके दे देते हैं। और आजकल जो चलन हुआ है, बहुत यंग एज से लोग डाइट कॉन्शियस रहते हैं, बहुत कम उम्र से शक्कर की मात्रा घटा देते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बातें लागू होती हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा शुगर कम ना करें। ये बात बहुत सही है कि दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। आप एकदम बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट भी नहीं कर सकते जिससे हेल्थ को नेगेटिव आपको इम्पैक्ट हो, और वो दूसरा एक लेवल है जहाँ लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फास्ट फूड्स। तो इसमें बैलेंस तो आपको डेफिनेटली मेंटेन करना है। डाइटिंग का मतलब ये नहीं कि आप वेट घटाते जाओ। डाइटिंग का मतलब ये होता है कि आपको बैलेंस डाइट होना चाहिए। आपके खाने में 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट्स, 20% प्रोटीन्स एंड रेस्ट इज फैट्स। तो आप इसको अगर मेंटेन करते हैं, इसके लिए आप चाहिए तो डाइटिशियन का एडवाइस भी ले सकते हैं। डाइटिंग का मतलब ये नहीं कि आपको वेट सिर्फ घटाना है और प्रोटीन लूज करना है, क्योंकि प्रोटीन वैसे भी अपनी वेजिटेरियन लोगों में काफ़ी कम मिलता है। तो आप उसमें भी और घटाएंगे तो आपका बॉडी हो सकता है कि मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए, उससे आपको फिर थकान बहुत महसूस होती है, आपकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है। तो हमारे जो युवा साथी हैं वो ज़रूर सुन रहे होंगे ये बातें, और ख़ास करके महिलाएं भी इस ओर बड़ी कॉन्शियस रहती हैं, तो ध्यान देंगी। और हमें बताइए कि डायबिटीज़ का क्या जड़ से इलाज मुमकिन है? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये पॉसिबल नहीं है कि उसको पूरा का पूरा आप रिवर्स करें। बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि आप उसको पूरा का पूरा रिवर्स कर सकते हैं। ये कुछ लोगों में, जैसा कि बहुत ज़्यादा जिनका वजन है, जिनकी लाइफस्टाइल बहुत गलत है, अगर वो वेट घटा देते हैं 10-15 किलो तक, या फिर जो एग्जिस्टिंग बॉडी वेट है उसके 10% हम बोलते हैं। समझो किसी का वजन 80 किलो है और वो 10% मतलब 8 से 10 केजी कम कर देता है, अपनी खान पान रहन सहन को ठीक कर देता है, तो उसका शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है और कई सालों तक वो नॉर्मल रहता है। बट जड़ से निकलना ये थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए आपको भले आपने वेट लूज किया हो, शुगर आपकी ठीक आते भी हो, फिर भी आपको पीरियडिकली ब्लड शुगर चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि बीमारी फिर से कभी भी उभर सकती है। और खान पान का, पौष्टिक आहार का कितना असर होता है इस बीमारी को भगाने में? बहुत बड़ा असर है। इनफैक्ट ये लाइफस्टाइल डिसीज है एंड डाइटरी इंटरवेंशन जो हम बोलते हैं, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। न्यूट्रिशन से बहुत कुछ इसमें हम लोग सुधार ला सकते हैं, इसको रोक सकते हैं बढ़ने से, या फिर जिनके परिवार में डायबिटीज है उनको पहले से अगर डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, आप डाइटरी जो मॉडिफिकेशंस अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो डायबिटीज बनने से आप इनको कम से कम रोक सकते हैं, या इसको कम से कम आने की जो उम्र है उसको आगे खींच के लेके जा सकते हैं। जैसे समझो किसी को 30 साल में होना है और वो लाइफस्टाइल फॉलो करता है, तो हो सके उसको 40-50 साल तक उस ना हो। जी, अब आगे बढ़ने से पहले बताइए आपकी पसंद का गाना कौन सा सुनवाएं?
दीवानों से ये मत पूछो। मुकेश की आवाज में उपकार फिल्म का ये गाना है, सुनते हैं यही गाना। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, हाँ उनके दिलों से ये पूछो, अरमानों पे क्या गुजरी है, दीवानों से ये मत पूछो। पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं, औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। ये पीने वाले क्या जाने मेहमानों पे क्या गुजरी है, दीवानों से ये मत पूछो। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा, मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा, वो ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है, हाँ उनके दिलों से ये पूछो, अरमानों पे क्या गुजरी है, दीवानों से ये मत पूछो। डॉक्टर साहब, हम मधुमेह के बारे में और दिल की बीमारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब हमें दिल की बीमारियों से जुड़ी हुई कुछ बातें बताइए। किन हालात में हार्ट अटैक, हृदय आघात होता है और क्या लक्षण होते हैं? इसके लक्षण डायबिटीज में अगर हम इसकी चर्चा करें तो डायबिटीज में साइलेंट हार्ट अटैक भी बहुत कॉमन है। कॉमनली इसके सिम्टम्स होते हैं कि सीने में वजन महसूस होना, सीने में दर्द होना, उसके साथ पसीना आना, और सीने के दर्द के साथ वो दर्द आपके पीछे भी जा सकता है, पीठ में जा सकता है, कभी कभी पेट में भी उसका दर्द महसूस होता है। और अक्सर इसको लोग गैस से कंफ्यूज कर लेते हैं और बहुत बार गैस बनाए इसके लिए पेशेंट हॉस्पिटल में आने को बहुत देर कर देते हैं और इससे हार्ट अटैक की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और कई पेशेंट्स गैस कहते कहते लिटरली मतलब बाय द टाइम दे कम टू द हॉस्पिटल दे आर डेड। तो ये बहुत कॉमनली हम देखते हैं जी। तो इसको हम लोग टाल सकते हैं कि आप जब भी चेस्ट में आपके या सीने में वजन महसूस होता हो या आपको लगता है कि गैस बैठा है जो आप ठीक नहीं कर पा रहे घरेलू इलाज से, तो ज्यादा देर गंवाए नहीं, आपको हॉस्पिटल में जाके एक कार्डियोग्राम करके देखना बहुत जरूरी होता है। तो आप सीने में अगर दर्द है, आपको पसीना छूट रहा है, आपको लगता है कि गैस है बट वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से सलाह करके कार्डियोग्राम करके देखना बहुत जरूरी है।
हॉस्पिटल तक पहुंचने तक और इस बीच घर में जब ये स्थिति आती है, लक्षण महसूस होता है, इस बीच क्या करना चाहिए हृदय रोगी को? अगर किसी के पास सॉर्बिट्रेट नाम की दवा अगर अवेलेबल हो या आपके पास कोई मेडिकल स्टोर आसपास में हो तो एक डिस्प्रिन की गोली और एक सॉर्बिट्रेट की गोली आप पेशेंट को, मरीज को तुरंत चबा के खिला सकते हैं, जिससे कि हार्ट अटैक की संभावना काफी कम हो जाती है, या फिर कम से कम हमको हॉस्पिटल जाने तक एक प्राइमरी एड मिल जाता है। जी, उसके बाद जब पता चल जाता है कि इन्हें मतलब रोगी को हृदय की तकलीफ हो चुकी है, दिल की बीमारी हो चुकी है, तो किस तरह से जांच किया जाता है? जांच तो सबसे पहले कार्डियोग्राम है, उसके बाद ब्लड टेस्ट है जिसको हम ट्रोपोनिन कहते हैं, और CPK-MB, ऐसे 2 टेस्ट हैं जो ब्लड में होती हैं, जो 4 या 6 घंटे के बाद पॉजिटिव दिखाता है। तो 4 या 6 घंटे तक आप टाइम नहीं गंवा सकते, तो उससे पहले आपको एक कार्डियोग्राम करना है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि शुरुआत में कार्डियोग्राम भी नॉर्मल दिखता है। जी जी। तो आपको अगर चेस्ट पेन है और पहला कार्डियोग्राम नॉर्मल है, इसका मतलब आप हार्ट अटैक से जूझ नहीं रहे, ऐसा नहीं होता है इसका मतलब। तो आपको हर आधे घंटे में या 15 मिनट में 2 या 3 बार कार्डियोग्राम करके फिर से आपको चेक करना होता है। और जब ज्यादा पेन है तो आपको ऑब्जर्वेशन में रहने की जरूरत है। उसी समय हमको दूसरा टेस्ट एक अवेलेबल है जो इकोकार्डियोग्राफी है या हार्ट की सोनोग्राफी है, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है आजकल सब जगह पर, आप उसको करके देख सकते हैं। उसमें अगर हार्ट की मूवमेंट स्लो है या कुछ उसके जो भाग है वो अच्छे से अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन। पहला इंडिकेशन होता है कि इनको हार्ट अटैक है। कभी कभी ECG और इको ये दोनों अगर कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% टाइम्स आप रूल आउट आराम से कर सकते हैं कि इनको हार्ट अटैक है या नहीं है। ब्लड टेस्ट आने में देरी लगती है, 4 से 6 घंटे आपको ब्लड टेस्ट करने में देरी लग जाती है, तो उससे पहले ये कर सकते हैं। और साथ में ब्लड टेस्ट भी आप तभी भेज देंगे बाय द टाइम वो कंफर्म हो जाएगा, तो उसके बाद इलाज शुरू होता है। डॉक्टर साहब, एंजियोग्राफी दिल की बीमारी से जुड़ा हुआ है, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, तो इसके बारे में बताइए क्या है ये? एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जिसमें आप खून की धमनियों में जो हार्ट की जो सप्लाई करती है उसमें ब्लॉकेजेस है या नहीं देखते हैं। वो हाथ से या पैर से किया जाता है। हाथ की पैर की नसों से आपको अंदर वायर से इंजेक्शन दिया जाता है, वायर डाल करके, और फिर ब्लॉकेज कितने हैं वो आपको डिटेक्ट करके डॉक्टर बताते हैं कि इसको 60%, 70%, 80% जो भी है। उसके बाद अगर आपका वो जो ब्लॉकेज अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्रिटिकल का मतलब है कि मोर देन 70% को हम क्रिटिकल समझते हैं, जिसका कि ट्रीटमेंट एंजियोप्लास्टी से हो सकता है। अगर वो लेस देन 60% है, 60-50, तो उसको एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं होती है। तब आप सिर्फ उनको मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाइयों से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, इससे उसको मैनेज कर सकते हैं। बट जब ज़्यादा ब्लॉकेज 70, 80, 90% तक हो तब एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है। और एंजियोप्लास्टी का मतलब ये है कि जहाँ ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को पहले तो फैलाया जाता है बलून द्वारा, और उसके बाद उसमें एक कॉइल बिठाई जाती है ताकि वो फिर से बंद ना हो। जी, मतलब एक तरह से दिल का ऑपरेशन है ये? या ऑपरेशन है, बट इसके लिए आपको चीरफाड़ या बाहर से ऊपर से उसको खोलने की जरूरत नहीं होती है। ये नसों के द्वारा अंदर से ही किया जाता है। तो ये कितना तकलीफदायक होता है और इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? तकलीफदायक तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इसमें पेशेंट को कोई ज्यादा तकलीफ महसूस नहीं होती है। हाँ, कॉम्प्लिकेशन जरूर हो सकते हैं, क्योंकि जब एंजियोप्लास्टी करते हैं तो कभी कभी अगर प्रेशर्स उसमें ज्यादा यूज हो जाते हैं तो आपकी जो धमनी है जहां एंजियोप्लास्टी किया जाता है उसको रप्चर भी हो सकता है, या कभी कभी क्लॉट्स जो वहां के थे वो क्लॉट्स शरीर में इधर उधर फैल सकते हैं, जिससे कि पैरालिसिस का भी खतरा आ सकता है। तो बट ये बहुत कम पेशेंट्स में होता है जिनके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है, ज्यादा ब्लॉकेजेस है, उनमें इसकी संभावना होती है। अक्सर 99% पेशेंट में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। डॉक्टर साहब, बताइए हमें कि हृदय रोगियों को किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए? हमने सुना है कि जब एक बार हार्ट अटैक किसी को आ जाता है खासतौर से, तो परहेज करना पड़ता है, जिंदगी भर परहेज से जिंदगी बीत जाती है। बताइए हमारे श्रोताओं को। परहेज के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि डायबिटीज हो या हार्ट डिसीज हो या मोटापा हो, परहेज लगभग वही है। आपको बैलेंस डाइट खाना है, एक ही बार ज्यादा नहीं खाना है, बहुत लंबा गैप 2 खानों में नहीं रखना है आपको। बैलेंस डाइट का मतलब जैसे मैंने समझा है कि बैलेंस्ड कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, इसके लिए आप डाइटिशियन का सलाह ले सकते हैं। और रेगुलर नियमित व्यायाम, जो कि कसरत करना है, वॉकिंग, सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट चलना है। तो मिनिमम 30 to 45 मिनट्स एवरी डे, 5 days इन अ वीक हम कहते हैं जिसको, 5 days इन अ वीक, एंड देयर इज 150 मिनट्स इन अ वीक, 150 मिनट
अगर आप हफ्ते भर में चल लेते हैं तो उतना आपके लिए एडिक्वेट पाया जाता है हृदय रोग जिनके लिए है जी। और बहुत सारे पेशेंट में ये भ्रम होता है कि हृदय रोग है तो हम चल नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि आप चलेंगे नहीं तो आपकी जो ब्लॉकेजेस है बढ़ सकती हैं, तो आपको चलना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको मतलब जो सीढ़ियाँ चढ़ते जाना है या मतलब अपहिल नहीं चलना है, आपको लेवल ग्राउंड पे चलना है और चलने से बहुत बार आपकी ब्लॉकेजेस कम हो सकती है। सबसे सिंपल तरीका है बैलेंस डाइट एंड वॉकिंग। डॉक्टर साहब, खून का पतला होना, बहुत पतला हो जाना या फिर थक्के जम जाना, ये बातें हम अक्सर लोगों से सुनते हैं, तो क्या ये दिल की बीमारी का संकेत है? इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। खून जम जाना या थक्के जम जाना जो आपने कहा, जो ब्लड क्लॉटिंग जिसको हम बोलते हैं, वो बिल्कुल हार्ट से जुड़ा हुआ है। बट खून पतला हो जाना ये बहुत अलग बीमारी है जी। खून पतला होने की बीमारी यूजुअली जेनेटिक होती है, जिनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की डिफिशियंसी होती है बाय बर्थ। तो ये बहुत रेयर बीमारियां हैं। अच्छा। इसका दिल से यूजुअली कोई लेना देना नहीं होता है। ब्लड पतला होता है जब आप कोई गोली खाते हो उससे पतला होता है तो वो बात अलग है। बट कुछ बीमारियां जिसमें ब्लड पतला रहता है, जिनको थोड़ा भी मार लगता है तो बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है जो कि हमारे आज के डिस्कशन के दायरे से बाहर है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, थक्के जम जाना या ब्लड क्लॉटिंग होना जिससे कि हार्ट अटैक आते हैं। इसके भी कारण वही है जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग और कुछ पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन का ज्यादा पाया जाना भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। हीमोग्लोबिन लोग समझते हैं कि 15-16 या बहुत ज्यादा हो तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। 15-16 की अगर ऊपर आपका हीमोग्लोबिन है तो दैट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक्स, क्योंकि आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज्यादा आता है, इसका मतलब आपकी शरीर में ब्लड की मात्रा ज्यादा है जी। तो उतने सेल्स ज्यादा हैं तो ब्लड विस्कोसिटी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी का मतलब जाड़ा होना, जो सिंपल भाषा में कह सकते हैं। तो ये भी बीमारी आजकल थोड़ा ज्यादा बढ़ रही है, जो इसको पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। पॉलीसाइथीमिया इसका मतलब ब्लड सेल्स ज्यादा होना। तो इसको भी आप अगर ब्लड टेस्ट करके इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग उसका जांच करके डायग्नोसिस कर सकते हैं। जी जी। आगे बढ़ने से पहले एक गाना बताइए, कौन सा गाना सुनवाएं? उड़ी जब जब जुल्फे तेरी, नया दौर फिल्म का गाना है, तो सुनते हैं यही गाना। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरी छिप जाने दे, के चांद मेरी छिप जाने दे जिंद मेरी ये। नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ
तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंद मेरी। डॉक्टर साहब, हृदय रोग का खतरा आजकल युवाओं में ज्यादा बढ़ गया है और एक समय था कि लोग 50-55 तक बड़े आश्वस्त रहते थे कि दिल की बीमारी नहीं होगी, दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। तो युवाओं में जो दिल की बीमारी बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? मैं समझूंगा सबसे बड़ा लाइफस्टाइल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल की जो युवाओं में है वो लाइफस्टाइल की है। क्योंकि बहुत सारे युवा अपने करियर के पीछे दौड़ते रहते हैं, तो खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, ना सोने का ठिकाना है। दिन भर या तो कॉल सेंटर में काम करने वालों के लोगों को शिफ्ट की प्रॉब्लम है, जो कि पूरे नाइट शिफ्ट जागते रहते हैं। स्मोकिंग बहुत बढ़ गई है, अल्कोहलिज्म बढ़ गया है, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। ठीक है, यही कारण है जिससे कि ये बीमारी बढ़ती जा रही है। इसका दोनों पे असर होता है, डायबिटीज एंड हार्ट डिसीज, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। और स्मोकिंग इसमें आग में घी का काम करता है। जी। तो यंग लोगों में मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि स्मोकिंग से बचें और नियमित टाइम पर सोना, टाइम पर खाना, ये बहुत सिंपल एंड नीट एक सलाह है। ये आपने जो सलाह दी है, तो इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए डॉक्टर साहब कि किस तरह के नियमित रूप से व्यायाम करें हमारे युवा और किस तरह से अपना मैनेजमेंट करें ताकि दिल की बीमारी के शिकार न हो, क्योंकि युवाओं पर ही टिकी है पूरी दुनिया और युवाओं पर ही पूरा टिका है पूरा देश। सही फरमाया आपने। मैं इसमें और एक बात जोड़ना चाहूँगा, जो हमारी ट्रेडिशनल खाने पीने की जो व्यवस्था थी, अब लगभग वो नष्ट होते आ रही है। बहुत सारे लोग तो घर में खाना पकाते भी नहीं है। जी। ये जो नए ऑर्डर्स स्विगी और जोमेटो जो भी निकला है, इससे तो ऐसा हुआ कि घर पे खाना मतलब आजकल बहुत रेयरिटी हो गई है यंग जनरेशन में। तो फास्ट फूड का जमाना आ गया है। और हमारे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हम तो बहुत बार हमने ये नोशन लगाया रखा है कि फास्ट फूड किल्स फास्ट। तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ों में बदलाव लाना पड़ेगा और ये बहुत बड़े तौर पर इसको लाना पड़ेगा। हम बच्चों को इससे बचाना है तो अपना जो ट्रेडिशनल फूड था, जैसे कि ज्वारी, बाजरी, गेहूं, इनकी जो रोटियां बनती थी, जो मल्टीग्रेन आटा हम बोलते हैं, उससे जो दलिया खाते हैं, उससे दलिया बनता है, मल्टीग्रेन आटे की रोटियां बनती है। हमारी जो ट्रेडिशनल सब्जियां हैं, ठीक है, वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या अनाज जो है, उसके खाने से बहुत सारी चीज़ें हम लोग कम कर सकते हैं। और ये भी बताइए हमारे श्रोताओं को, किसी खास विटामिन या किसी खास चीज की कमी से दिल की बीमारी ज्यादा होती है? जैसे आपने बताया कि हीमोग्लोबिन जब ज्यादा होता है तो खतरा ज्यादा रहता है, या फिर कोई ऐसी चीज कम होती है शरीर में, कोई ऐसा विटामिन, वो भी बताइए। विटामिन तो नहीं, बट एक होमोसिस्टिन नाम का एक पदार्थ है, होमोसिस्टिन लेवल जो बढ़ता है खून के अंदर, तो उससे आपको हार्ट अटैक की समस्या बढ़ सकती है। और उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। कुछ विटामिन की टैबलेट्स आती हैं जिससे लेने से ये होमोसिस्टिन लेवल्स को आप कम कर सकते हैं। ये भी एक ब्लड टेस्ट है, बहुत आसान इसका मतलब टेस्ट करने का तरीका है। जैसे कि डायबिटीज हमने बताया, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, होमोसिस्टिन लेवल, फैमिली हिस्ट्री, ये 3-4 चीज़ें, और स्मोकिंग, इसको आप अगर नियंत्रित करें तो बहुत सारी जो यंग लोगों में ये हार्ट की समस्या आ रही है, इससे हम लोग काफ़ी कुछ उसको कम कर सकते हैं। और ये बताइए डॉक्टर साहब कि कैसे पता चलता है कि दिल की बीमारी दस्तक दे रही है? अगर वो बंदा फॉर्चुनेट है तो उसको पता चल सकता है। कभी कभी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कि सडन कार्डियक डेथ है, जिसमें कोई सिम्टम ही नहीं होता है, कोई लक्षण नहीं होता है, वो वैसे चीज़ों में आपको बहुत मुश्किल हो जाता है इसको समझना और उसको ट्रीटमेंट करना। बट ये बहुत कम लोगों में होता है। मोस्टली तो लोगों में सिम्टम कुछ ना कुछ होते हैं। जैसा कि आप जब चलने जाते हैं तो आपको थकान होने लगती है, आपको सीना भर आता है, आपको रुकना पड़ता है। या बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज करते हैं गैस से, जो कि पहले भी हमने डिस्कस किया है कि गैस चलने से मुझे तकलीफ होती है तो शायद गैस बन गया है। हमने खुद बहुत बार ऐसा देखा है कि पेशेंट को सिम्टम होते हैं, 2-3 दिन से उसको तकलीफ थी, बाद में पता चलता है कि उसने कुछ डॉक्टर के पास जाके इलाज ही नहीं किया, एंड देन ही सडनली लैंड्स अप इन अ हार्ट अटैक। तो सिम्टम जो आपको है कि सीने में दबाव आना, सीने में दर्द होना, या चलने पे आपको थकान महसूस होना, या चलने पे सीना भर आना, ऐसे कोई भी लक्षण है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसका पूरा इलाज करना चाहिए। और हमें चाहिए कि हमें एक गाना सुनवा दें अपने श्रोताओं को। बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। सुनते हैं ये गाना। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। डॉक्टर साहब, डायबिटीज और हार्ट अटैक का काफी गहरा संबंध है, हमने जहां तक हमारी जानकारी है, तो हमारे श्रोताओं को इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या संबंध है डायबिटीज और हार्ट अटैक का, और किस तरह से हार्ट अटैक होता है तो खतरनाक साबित हो सकता है। डायबिटीज और आम बीमारियों के जो मरीज है उनमें जो हार्ट अटैक का खतरा है, मैं बोलूँगा कि डायबिटीज के मरीजों को 2 से 3 गुना ज़्यादा है। और ऐसा भी हम लोग उसको कह सकते हैं कि जो पेशेंट डायबिटीज़ के हैं उनको हार्ट अटैक का उतना ही खतरा है जितना खतरा है एक पेशेंट को जो पहले से हार्ट डिसीज है और उसको दूसरे अटैक की खतरा है। मतलब आप समझ सकते हैं कम से कम 2 या 3 गुना उसको ज़्यादा उससे खतरा है। इससे बचने के लिए एक तो नियमित आहार, डायबिटीज़ को संतुलित रखना, ब्लड प्रेशर हो तो उसको कंट्रोल में कर लेना, और कोलेस्ट्रॉल की ट्रीटमेंट, जिस मेडिसिन को हम स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग बोलते हैं, जो कॉमनली यूज करते हैं, एट्रोवास्टैटिन और रोज़ोवास्टैटिन, इसकी लंबी समय तक इसको इस्तेमाल करने से आपके ब्लॉकेजेस घट सकते हैं और आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि इसका जांच भी आपको साल में हर साल करना होता है कोलेस्ट्रॉल का। अक्सर पेशेंट डायबिटीज़ के मरीज क्या करते हैं कि डायबिटीज़ का मतलब शुगर, तो वो केवल शुगर की ट्रीटमेंट करते रहते हैं और बहुत सालों तक तो उनका कोलेस्ट्रॉल जांच भी नहीं होता है। क्योंकि अपने पास जो फैमिली डॉक्टर के पास अक्सर पेशेंट जाते हैं तो बस वो दवा लेते हैं और फिर वही दवा सालों साल कंटिन्यू करते रहते हैं बिना उसकी कोई जांच करे। तो आपको साल में एक बार ईसीजी, कार्डियोग्राम, साल में एक बार कम से कम कोलेस्ट्रॉल की जांच और ब्लड प्रेशर की रेगुलर जांच आपको करना ज़रूरी है। तो अब जब तक आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और आपका वजन आप नियंत्रित कर लेंगे तो आप बहुत सारे, मुझे लगता है 80% तो डायबिटीज़ के साथ जो हार्ट की समस्या जुड़ी है उससे आप कम कर सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। एक बात और जहन में आ रही है डॉक्टर साहब कि कई बार हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो संवेदनशील होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, दबाव तनाव लेते हैं, उनमें भी दिल की बीमारियां ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, बताइए। बिल्कुल है, क्योंकि आपने सुना होगा कि सडनली किसी को हार्ट अटैक आ गया और वो सडन डेथ भी हो जाती है। तो इसमें तनाव या इमोशनल स्ट्रेस का बहुत बड़ा एक रोल है। इसमें होता क्या है, जब आपके इमोशनल स्ट्रेस लेवल बढ़ते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको हम कैटेकोलामाइन्स बोलते हैं। तो ये कैटेकोलामाइन्स से आपका ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, और जो आपके हार्ट की धमनियों में जो ब्लॉकेजेस हैं, तो ब्लॉकेजेस जो आपके 30, 40, 50% भी हो सकते हैं, लेकिन वो ब्लॉकेजेस के ऊपर की जो कवरिंग है वो फट जाती है स्ट्रेस के कारण। वहाँ पर फ्रेश ब्लड का क्लॉट बन जाता है जिससे कि सडन हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये बहुत सारी हमको मूवीज़ में भी पाया है, किसी का आपने अगर कोई बुरी न्यूज़ सुनी हो या बुरी खबर सुनी हो और अचानक हार्ट अटैक आता है, तो ये बिल्कुल वही है। बहुत ज़्यादा तनाव होना, उससे आपकी जो हार्ट की धमनियों में ना फ्रेश क्लॉट हार्ट के अंदर बन जाते हैं, उससे हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है जिससे सडन डेथ तक हो सकता है। और डायबिटीज़ के मरीजों में पेनलेस अटैक हम बोलते हैं, मतलब साइलेंट हार्ट अटैक बहुत कॉमन है, क्योंकि डायबिटीज से आपकी नर्वस सिस्टम पे पूरा असर होता है। तो आपके नर्वस सिस्टम में जो पेन सेंसेशन है वो कम हो जाती है। तो हार्ट अटैक आने के बावजूद भी पेशेंट को ये पता नहीं चलता कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है। और जब तक हार्ट उसका वीक हो जाता है और आपको सांस फूलने लगती है, तब उसको जाके पता चलता है कि उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी। तो जब तक वो सांस फूलने लगती है, इसका मतलब हार्ट आपका बहुत वीक हो गया है।
जब जाके आपको पता चलेगा कि आपको हार्ट अटैक आ गया है। और बहुत सारे पेशेंट में तो रूटीन कार्डियोग्राम में पता चलता है कि इसको हार्ट अटैक पहले ही आ चुका है और उसको उसकी खबर तक नहीं है, क्योंकि कभी वो पहले टेस्ट किया नहीं होगा। तो अगर किसी को मधुमेह है और दिल की भी बीमारी है, तो क्या वो एक बेहतर जीवन जी सकता है, सुचारू रूप से जीवन जी सकता है? बिल्कुल बिल्कुल जी सकता है। जैसा मैंने बोला, अगर ये 3-4 चीज़ों का आप अगर ध्यान रखें, डायबिटीज़ कंट्रोल करना, वजन को कंट्रोल करना, मेडिसिन प्रॉपरली लेना और कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन से आप इसको बहुत मात्रा तक कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को आपने दी। विविध भारती के स्टूडियो में आप आए, आपका हम विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का सेहतनामा कार्यक्रम। आप सुन रहे थे डॉक्टर आनंद अम्बेसंगी से अपनी रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। विषय था मधुमेह और हृदय रोग, सजगता और उपचार। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग प्रदीप शिंदे का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेहतनामा।